सुल्तान के दरबार में आज लोगों की कतारें लगी थीं। सभी लोग सुनना चाहते थे कि सुल्तान क्या फैसला करते हैं। दरबार के ऐन बीचों बीच वह खूनख्वार रीछे जंजीरों से बंधा था, जो मुसलसल अगले पैर उठाकर हवा में बुलंद करता और सामने खड़े अपने ही मालिक पर जपने को तैयार था। सिपाहियों ने उस रीछ को जंजीरों से बांध रखा था। रियाया का शोर अलग था। दरबारी यकजबां होकर कह रहे थे कि इस रीछ को मार दिया जाए। यह दरिंदा कभी पालतू हो ही नहीं सकता। अगर इसे खुला छोड़ा गया तो ये मजीद लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। दरबारियों की आवाजें उस वक्त हल्क में ही कैद होकर रह गईं जब सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस रिछ को छोड़ दो। सभी दरबारियों को तो गोया सांप सूंघ चुका था। सुल्तान मोहतरम आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वो भूल चुके थे कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था? सुल्तान अपने तख्त पर बरजमान थे। दरबार में आए मजबूर व परेशान हाल लोगों की फरियाद को सुन भी रहे थे और तसल्ली बख्श जवाब भी दे रहे थे। तभी मशीर ने आगे बढ़कर एक अर्जी सुल्तान के सुपुर्द कर दी। सुल्तान मोहतरम ने एक नज़र उस अर्जी पर डाली। उस वक्त दरबार में कई लोग अपने मसाइल लेकर बैठे थे। सुल्तान ने जैसे ही अर्जी खोलकर पढ़ी तो माथे पर बल गहरे हुए थे। चेहरे के बदलते तासरात वहां बैठे सभी दरबारी देख रहे थे। और क्या था उस अर्जी में? सुल्तान ने उस अर्जी को खात में ही भेज लिया और मतलाशी नजरों से दरबार में देखने लगे। देखते ही देखते सुर रंग की बड़ी सी शाल में एक खातून दरबार में दाखिल हुई। उस खातून का हुलिया कुछ ऐसा था कि दरबारों ने उसे रोककर कहा, ए खातून, अपना चेहरा वाजिया करो, हमें तुम्हारी तलाशी मतलूब है। वो खातून जिसने गहरे सुर रंग की चादर खुद के गिर्द बड़ी मजबूती से लपेट रखी थी, ना तो उसके हाथ जाहिर थे ना ही चेहरा, सिर्फ एक आंख चादर से बाहर थी, जिसे कहरालूद अंदाज से उस खातून ने दाएं जानब खड़े दरबान को देखा और बोली, मेरे हुस्न का वार तुम सह नहीं पाओगे। यहाँ कितनी खवातीन मौजूद हैं, फिर मुझसे ही चेहरा वाजिया करने का सवाल क्यों? उसका गरजदार लहजा सुनकर कई लोग मुड़ मुड़ कर पीछे देखने लगे थे। कुछ तो ऐसा था उस खातून में कि दरबान की बोलती बंद हो चुकी थी। वो ऐसा कहकर रुकी ना थी, बल्कि आगे एक जानब को खवातीन में बैठ गई ताकि अपनी बारी पर सुल्तान से गुफ्तगू कर सके। वो यूं ही एक जानब को बैठी हाथों को बगौर देख रही थी, यहाँ तक कि सभी सवारी दरबार से चले गए। सुल्तान ने उस खातून को देखा तो खुद मुखातब करके बोले, खातून, किस मसले के तहत यहाँ तशरीफ लाई हो? दरबार का वक्त कीमती है, आओ सवाल करो। सुल्तान को खुद से मुखातब देकर वह खातून जल्दी से उठी और बुखलाए अंदाज में ताज़म से सर झुकाकर सलाम पेश किया, फिर करीब आकर खड़ी हो गई। सुल्तान के मशीर और बाकी दरबारी बड़ी दिलचस्पी से उस खातून को देख रहे थे। दिलचस्पी की वजह उसका लिबास था। दरबार में खामोशी उस वक्त बढ़ी जब वह खातून बोली, सुल्तान मोहतरम, तकरीर से आई हूँ, सलजूकी कबीले की इस अदनी कनीज की जानब से सलाम कबूल कीजिए। सुल्तान के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। दिल की धड़कनें गोया बेतरतीब होकर मामूल पर आई थी, क्योंकि ये तो सुल्तान मोहतरम का आबाई शहर था। दूर दराज इलाके से उस खातून को यहाँ देखकर सुल्तान ने सवाल किया कि बोलो, क्यों आई हो यहाँ? उस खातून ने एक नज़र आसपास देखने के बाद कहा कि सुल्तान मोहतरम, क्या जानवर भी खौफ रखते हैं? उस खातून के इस सवाल पर सुल्तान मोहतरम ने उस खातून को एक नज़र देखा, फिर कहने लगे, दुनिया में मौजूद तमाम जानवर ही हवस जैसी बीमारी का शिकार हैं। यहाँ तक कि जब इंसान भी हवस पर उतर आए तो उसे खवान और दरिंदों से ही रिश्वत दी जाती है। इस जवाब का सुनना था कि उस खातून की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने पहली मर्तबा अपने चेहरे से अपनी शाल को हटाया था। उसकी सफ़ेद दूधिया रंगत सुल्तान के सामने थी। बिलाशुबा इस बात में कोई शक न था कि वह खातून बला की हसीन थी, मगर उसके चेहरे की जर्द पड़ती और उड़ी हुई रंगत इस बात की गवाही थी कि जैसे उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। दाएं गाल पर एक गहरा जख्म भी मौजूद था, जैसे उसे किसी नोकीली चीज से खरोचा गया हो। सुल्तान ने उस जख्म की वजह दरियाफ्त करना चाहिए तो वह खातून रोते हुए कहने लगी कि सुल्तान, मेरे शौहर को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। जब मेरी उससे शादी हुई तो मुझे जानवरों से उलझन होती थी, उकताहट होती थी, लेकिन शौहर की खातर मैंने इन सब पर सब्र कर लिया। धीरे धीरे अपने शौहर को देखते देखते मैं भी इन जानवरों से मोहब्बत करने लगी। लेकिन एक रोज़ जब शौहर घर आया
تو اپنے ساتھ رچ کا بچہ لے آیا۔ وہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ دیکھ کر مجھے اس سے خوف آنے لگا، حالانکہ وہ اس وقت بالکل چند ماہ کا ہی بچہ تھا۔ میرا شوہر اس رچ کو گھر لے کر آیا اور کہنے لگا ہم اس رچ کو پالیں گے۔ میں اس رچ کو بڑی ہی حقارت سے دیکھنے لگی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی یہ تو ایک درندہ ہے، گوشت خور ہے، بل ہم اسے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اسے جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑ دیں۔ میں اسے اپنے گھر میں ہرگز نہیں پال سکتی، یہ باقی جانوروں کو نقصان پہنچائے گا۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا میں جب واپس لوٹ رہا تھا تو جنگل کے راستے میں مجھے یہ تنخواہ ملا۔ اس کی ماں شاید اس کو جنم دینے کے بعد وفات پا چکی تھی۔ پاس کوئی نر رچ موجود نہیں تھا، اسی خاطر میں اس رچ کو اپنے ہاں لے آیا۔ شوہر کو اس رچ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اس نے اس رچ کی محبت میں باقی سبھی جانوروں کو بیچ دیا اور صرف اسی کو پالنے لگا۔ جب بھی گھر آتا اس رچ کی دیکھ بھال میں لگ جاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا۔ جیسے جیسے رچ بڑا ہونے لگا تو پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور بد دکھنے لگا تھا۔ پہلے جب میں اس کے قریب کبھی چلی جاتی تھی، اب تو میں اس سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ شوہر نے اس رچ کو گوشت بھی کھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب کچا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا تو میرا دل کانپ اٹھتا۔ ایک روز میں کمرے میں ایک جانب کو رکھی ہوئی چکی میں اناج کے دانے پیس رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح کے پردے سے بالکل بے نیاز تھی کہ جب وہ رچ نہ جانے کب بالکل میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک اور وحشت دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھیں میرے وجود کو گھور رہی تھی۔ میں اکیلی عورت اس وقت گھر میں تھی، اس لیے میں نے اپنے وجود سے چادر کو اتار کر ایک جانب کو رکھا ہوا تھا۔ گرمی کے موسم تھے، اس رچ کو یوں خود کو گھورتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ شوہر بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ فوراً وہاں سے اٹھی، مگر وہ رچ بجائے دور رہنے کے میرے مزید قریب آنے لگا۔ اگلے ہی پل میں نے پاس رکھی ہوئی لکڑی کی صندوقچی اٹھا کر اس رچ کے پاس پھینکی تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ رچ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے لگا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کی جسامت بڑھنے لگی تھی۔ شاید میرا شوہر اسے گوشت کھلانے لگا تھا، یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ پہلے تو وہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ تم زنجیر لا کر اسے گھر کے کونے میں باندھ دیا کرو۔ مجھے اب اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ مگر میرا شوہر اسے باندھ کر بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں جب بھی گھر کے کام کرتی، صحن سے جھاڑو لگاتی یا آٹا گوندتی، دانے پیسنے لگتی تو وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک مجھے ہوس کی طرح لگتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے حد کر دی۔ میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، دن کا وقت تھا۔ کام سے کافی تھکن کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے لیٹی تھی کہ مجھے اپنے پیروں پر لمس محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے اپنا پیر جھٹک دیا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اپنے پاس ایک بدبو سی محسوس کر کے میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا، میں چلا کر فوراً بیٹھی تھی۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں بستر سے اٹھی ہوئی فرش پر گری، مگر وہ رچ تو اپنے پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں خوف سے چیخنے چلانے لگی کیونکہ وہ مجھے سوتا ہوا پا کر میرے بازو پر اپنی زبان پھیر رہا تھا، گویا میرا وجود وہ اپنے زبان سے چاٹ رہا ہو۔ یہ تو اچھا تھا کہ میں وقت پر نیند سے بیدار ہو گئی۔ وہ اپنے دونوں پیروں پر چلتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں خوف سے چیخنے چلانے لگی، اپنے شوہر کو بلانے لگی کہ آ کر میری مدد کرو، یہ ریچھ مجھے مار ڈالے گا۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں تھی جس سے میں اپنی حفاظت کر سکتی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ اسی وقت میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا اور اس رچ کو وہاں سے فوراً ہٹا دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر سے لپٹ گئی اور کہنے لگی میں تمہیں کہہ رہی تھی نا کہ اس رچ کو زنجیروں سے باندھ دو، یہ تو اب مجھے نقصان پہنچانے لگا ہے، بہتر ہے کہ تم اسے بیچ دو۔ میرے شوہر کو اس وقت غصہ آ چکا تھا۔ اس نے رچ کو بہت مارا، اسی روز بازار سے زنجیر لائی اور اس رچ کو گھر کے کونے میں باندھ دیا۔ میں تو دوبارہ اس رچ کے قریب بھی نہ بٹکی تھی، لیکن ابھی جب میں سوتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہو۔ شاید اس رچ کا خوف ہی تھا جو مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں جو پہلے اس کے سامنے بغیر کسی پردے کے کام کر لیا کرتی تھی، اب ہمیشہ چادر اوڑھ کر رکھتی، کیونکہ اس درندے کی نظروں میں مجھے اپنے لیے ایک ہوس محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ میرا وہم تھا،
शौहर ने मेरे कहने पर इस रिच को बेचने की भी ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया, मुझे कहकर गया कि तुम 3 रोज तक इस रिच का ख्याल रखना। ये हमारा पालतू रिच है। हो सकता है इन 3 दिनों में तुम्हारे दिल में इस रिच के लिए खौफ भी कम हो जाए। मेरा शौहर मुझे ना दुखता देकर वहां से चला गया और मैं इंतजार करने लगी कि कब इस रिच से मेरी जान छूटेगी। आज से पहले भी मेरा शौहर दूसरे शहर जाता रहता था। इस दौरान रिच शहर में खुला रहता, गोया मेरी रखवाली किया करता। पहली रात तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन आधी रात को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दीवार फांग कर हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। इस खौफ ने मुझ पर ऐसा गलबा किया कि अगले रोज मैंने शाम के वक्त इस रिच को खोल दिया। खुद मैं अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मुझे लगा था कि वो रिच कमरे से बाहर रहकर इस घर की रखवाली कर देगा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा जोर से खुला। कमरे में रोशनी नहीं थी। कुछ देर पहले मैंने अपने कमरे का दिया बुझा दिया था। इससे पहले कि मैं दिया जलाती, मुझे इस रिच के गुर्राने की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इतना कहकर वो औरत सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। दरबार में बैठा हुआ हर एक शख्स हैरत से उस खातून को देख रहा था, जो रोते हुए कह रही थी कि सुल्तान मोहतरम, इस जानवर ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। जिसे मेरा शौहर पालतू समझकर घर में पाल रहा था, उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। मेरा शौहर वापस आएगा तो मैं किस मुंह से ये सब कुछ बताऊंगी। सारी रात वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाता रहा। वो खातून रोते हुए कहने लगी कि मेरा शौहर अभी तक शहर से वापस नहीं आया। अपनी हवस मिटाने के बाद वो रिचा खुद ही मुझसे हट चुका था। अगली सुबह मैंने जब देखा तो वो घर के कोने में बैठा था। उससे मुझे इस कदर खौफ आ रहा था कि बगैर एक भी लम्हा किए देर मैं इस घर से भाग गई। मुझे इंसाफ चाहिए सुल्तान मोहतरम, मुझे इंसाफ चाहिए। आज से पहले सुल्तान ने अपने दरबार में ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना था कि एक जानवर ने इंसान के साथ इस तरह का गुनाह किया हो। बिलाशुबा रीछे दरिंदा सख्त जानवर था, गोश्तखोर था, हराम हलाल की तमीज़ नहीं जानता था, लेकिन इसके बावजूद एक रीछे इंसान के साथ ये सब कैसे कर सकता था। सुल्तान मोहतरम कुछ सोचने लगे, फिर कहने लगे कि क्या तुमने इस मामले के बारे में अपने शौहर को आगाह किया है? तो वह औरत रोते हुए कहने लगी, नहीं सुल्तान मोहतरम, मुझे अपने शौहर से बहुत डर लगता है। वो तो गुस्से में किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं करता। अगर उसे इस बारे में खबर मिल गई तो कहीं वो मुझे जान से ही ना मार दे। सुल्तान ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा कि क्या यह जानवर मियाँ बीवी के कमरे में सोता था? इस सवाल पर वो खातून थोड़ी शर्मसार हुई, फिर सर झुकाकर कहने लगी, नहीं सुल्तान मोहतरम, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जब ये छोटा था तो यूं ही खुला रहता था। अक्सर मेरे शौहर के बिस्तर के करीब आकर सो जाता था। सुल्तान मोहतरम कुछ सोचने लगे, फिर कहने लगे, तुम अभी ये बात अपने शौहर से मनफी रखो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बिलाशुबा गलत हुआ है, लेकिन तुम अपने शौहर को इस बारे में कुछ भी मत बताना। उसके बाद सुल्तान मोहतरम ने जो कुछ कहा वह खातून खामोशी से सुनती रही और फिर दरबार से बाहर निकल गई। सभी दरबारी चैमगोइयाँ कर रहे थे कि आज से पहले किसी ने भी इस तरह का वाक़या नहीं सुना था कि एक जानवर ने इंसान के साथ इस तरह का ताल्लुक कायम किया हो। बहरहाल उस रोज़ सारा दिन सुल्तान का काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था, मगर रात होते ही जब सुल्तान अपने बिस्तर पर लेटे तो बेसाख्ता उस औरत का ख्याल आया था। उसी वक्त उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और सवारी तैयार करने का कहा। फिर आधी रात को वह तकरीर की जानब निकल पड़े, जहाँ पर सलजोकी कबीले की वो खातून रहा करती थी। एक तवील मुसाफत के बाद वह उस खातून के घर तक पहुँच चुके थे। सुल्तान ने अपना चेहरा निकाब से ढक रखा था। कोई भी नहीं पहचान सकता था कि सुल्तान मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं। सुल्तान मोहतरम ने अपना बेस पूरी तरह बदला हुआ था। जिस इलाके में वह खातून अपने शौहर के साथ रहती थी, उस इलाके में लोग काफ़ी दयानतदार और एहतराम करने वाले थे। वहाँ पर सभी घर पत्थरों और मिट्टी से बनाए गए थे। दीवारें बहुत छोटी छोटी थीं। कोई भी आसानी दीवार फांग कर अंदर जा सकता था। सुल्तान मोहतरम ने दीवार से झांक कर जब अंदर का मंजर देखा तो वही रिच घर के कोने में बंधा हुआ था। उसके बाद जो कुछ मंजर वहाँ पर पेश आया, सुल्तान मोहतरम खामोशी से सब देखते रहे। आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थीं। कितनी ही देर वह तमाम तर मामलात का जायजा लेते रहे और फिर अपने घोड़े पर बैठकर वापस महल में आ चुके थे। अगले रोज़ पैगाम भिजवाकर उस खातून को शौहर समेत दरबार में बुलाया गया।
साथ खास ताकीद की गई कि रिच को भी दरबार में लाया जाए। सुल्तान के बुलावे पर वो खातून तो हकीकत जानती थी, लेकिन उस खातून का शौहर थोड़ा घबरा सा गया था। आखिर सुल्तान तक यह खबर कैसे पहुंची थी कि उसके पास एक रिछ मौजूद है? क्या सल्तनत में रिछ रखने पर पाबंदी थी? वो अपने ही कश्मकश से दो चार इस रिछ को लेकर दरबार में पहुंचे थे। जहां जहां से वो रिछ गुजर कर आ रहा था, लोग खौफ के मारे डर कर पीछे हट रहे थे। इस रिछ को दरबार के बाहर ही रखा गया था। दरबार में वो खातून और उसका शौहर ही दाखिल हुए थे। सुल्तान ने दोनों को अपने पास मौजूद नशिस्त पर बिठाया और फिर मुहातब करके कहने लगे कि तुम लोग 3 रोज के लिए हमारे महल में मेहमान हो। 3 दिन तक तुम लोग यहाँ पर मेहमान खास बनकर महल के ही कमरे में रहोगे, और ये रिछ भी तुम लोगों के साथ इस कमरे में ही मौजूद रहेगा। उस खातून का शौहर तो इस कर्म नवाजी को समझ ही ना सका। हैरत व खुशी के मिले जुले तासरात से वो सुल्तान को देखने लगा, जबकि वो औरत सहम गई थी। उसके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां सुल्तान महसूस कर चुके थे। वो औरत चंद कदम आगे बढ़ी और ताजीम से सर झुकाकर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, हकीकत से तो आप आगाह हैं, फिर आप इस रिच के साथ मुझे कमरे में क्यों रखना चाहते हैं? इस बात पर सुल्तान ने कहा, तुम 3 रोज तक यहाँ पर हमारी मेहमान हो। हकीकत तुम तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म था। इसलिए उस खातून ने मान लिया। जिस कमरे में वो खातून रह रही थी, उसी कमरे में ही इस रिच को भी एक जानब को रखा गया था। सुल्तान बज़ात खुद इस रिच पर और उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। रात हुई तो दोनों मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुके थे। रिच भी वहीं पर मौजूद था। सारी रात गुजर गई। अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी हशाश बशाश सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए। सुल्तान ने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने पास बुलाया। उस वक्त दरबार में उन तीनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। सुल्तान ने उन दोनों को अपने सामने कुर्सियों पर बिठाया और फिर कहने लगे कि क्या कल रात इस रिच ने तुम्हारे साथ कोई गैर मुनासिब हरकत की? तो वो खातून अपने शौहर का चेहरा देखने के बाद कहने लगी कि नहीं, वह सारी रात कमरे में कोने में बंधा रहा। सुल्तान ने उस खातून को देखा और फिर कहने लगे, मियाँ बीवी को चाहिए कि सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी पर्दा रखें। ये जानवर भी अपने अंदर शहवत रखते हैं। अगर इंसान इन जानवरों को खिवान समझकर उनके सामने एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करेंगे तो ये यही समझेंगे कि हैवान समझ नहीं सकते, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हैवान भी अपने ही जैसे मुखालिफ जिन्स के लिए जज्बात रखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब वो किसी और जिन्स के खिवान हो या फिर इंसान को ताल्लुक कायम करते देखते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि उनके अंदर भी शहवत जाग उठती है। यह पालतू रिच है, इसका रहन सहन जंगल में नहीं है, ना ही उसे दूसरे जानवर ये सब सिखाने के लिए मौजूद हैं। जो कुछ ये देखता है वही कुछ करता है। इसलिए इस रिच को इसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ से ये लाया गया था। यही इस हैवान के लिए और तुम्हारे लिए बेहतर है। खातून और उसके शौहर ने जब ये सुना तो कहने लगे कि हम यहाँ से जाते हुए इस रिच को जंगल में छोड़ जाएंगे। सुल्तान ने उन दोनों को वहाँ से जाने का इशारा किया तो वह दोनों अपना फैसला सुनने के बाद वहाँ से चले गए थे। सुल्तान को लगा था कि जैसे ये मामला यहीं पर हल हो जाएगा, रिच दोनों की जिंदगी से निकलेगा, तो दोबारा इस तरह का कोई वाकया भी पेश नहीं आएगा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद वो औरत रोती चिल्लाती दोबारा सुल्तान के महल में हाजिर हुई। रोते हुए सुल्तान के कदमों में गिर गई, कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मेरी हालत देखिए क्या हो चुकी है। इस रिच ने मेरे साथ क्या कर दिया। एक मरतबा फिर वो मेरी इज्जत पामाल करके जा चुका है। उसने मेरे शौहर को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। सुल्तान हैरान थे कि कोई जानवर ऐसे बदला भी ले सकता है। वो खातून रो रो कर बताने लगी कि आपके कहे के मुताबिक हमने इस रिच को जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन वो रिच फिर भी बाज न आया। परसों रात मैं और मेरा शौहर कमरे में सो रहे थे कि मुझे कमरे के बाहर कुछ ससराहट की आवाज़ आई। बिल्कुल वही ससराहट जो अक्सर रिच के होते हुए महसूस होती थी। मुझे लगा सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अंधेरे में रिच ने एक मरतबा फिर मुझ पर हमला कर दिया। वह लड़की लहलुहान थी, जगह जगह जमों से उसका वजूद भरा हुआ था। यह बात तो पूरे इलाके में फैल गई कि एक पालतू रिच औरतों की इज्जत व नूस को पामाल कर रहा है। लोगों ने अपनी लड़कियों को घरों में कैद कर दिया था। कोई भी औरत हमारे खौफ के घर से बाहर नहीं निकलती थी। सुल्तान ने फौरन उस रिच को पकड़कर दरबार में लाने का हुक्म दिया। वहां पर लोगों का रश लग चुका था। उस खातून के आस पड़ोस के लोग भी दरबार में मौजूद थे। लोग हजूम की शक्ल में वहां पर मौजूद थे।
کہ जब सिपाही जंगल से इस रिछ को पकड़ कर ले आए। दोनों मियाँ बीवी एक जानब खड़े ये मंजर देख रहे थे। हर एक की नज़र इस रिछ के लिए हकारत थी, जो सबको यूं देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। जंजीरों से खुद को जड़वाने की कोशिश कर रहा था, मगर बड़ी मोटी जंजीरों से उसे जकड़ा गया था। सुल्तान सामने ही मौजूद थे। हर कोई यही कह रहा था कि इस रिछ को मार दिया जाए। लेकिन सुल्तान का हुक्म सुनकर सब की जुबानों को तो गोया ताला ही लग चुका था। सुल्तान कहने लगे, छोड़ दो इस रिछ को। हर कोई खौफजदा हो चुका था। लोगों ने कई कदम पीछे हटाए थे। कहने लगे, सुल्तान मोहतरम ये लोगों को चीर फाड़ कर रख देगा। मगर सुल्तान ने फिर वही हुक्म दिया कि छोड़ दो इसे। सिपाही भी डर रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें तमतमाने लगी थी। डरते डरते जैसे जंजीरों को छोड़ा गया तो अगले ही पल एक झटके से उस रीछ ने अपने गले और पैरों में मौजूद जंजीरों को तोड़ दिया था। उसके बाद दरबार में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। उस रीछ ने वहां पर दरबार में खड़े एक शख्स पर हमला कर दिया था। वो शख्स चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दरबार में भगदड़ सी मच चुकी थी। लोग दरबार से निकलकर भाग रहे थे, जबकि सुल्तान कुछ देर खामोशी से खड़े ये मंजर देख रहे थे। दोनों मियाँ बीवी घबराकर सुल्तान के पीछे खड़े थे। वो औरतें रो रही थी, चिल्ला रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था सुल्तान ने यह हुक्म दिया क्यों है। मगर कुछ ही देर बाद वो शख्स चीखने चिल्लाने लगा जिस पर उसने हमला किया था। हाथ जोड़कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम मुझे बचाएं, खुदा का वास्ता है आपको मुझे इस दरिंदे से बचाएं। लेकिन अगले पल जो कुछ उस रिछ ने हरकत की उसने सबको एक पल को साकत कर दिया था, क्योंकि वो रिछ उस शख्स की टांग को अपने मुंह में दबाए घसीटता हुआ लाकर उस खातून और उसके चोर के कदमों में रख चुका था। उस शख्स की आधी टांग खाई जा चुकी थी, उसकी आधी काटी टांग को भी वहीं पर थूक चुका था। सुल्तान ने इस मंजर को देखा और फिर कड़ी नजरों से शख्स को देखकर कहने लगा, इस दरबार में और भी लोग मौजूद थे, फिर इस रीछ ने तुम पर ही हमला क्यों किया? सच्चाई बताओगे तब ही बच पाओगे। उस रीछ को दोबारा जंजीरों से जकड़कर उस शख्स से पीछे कर लिया गया, लेकिन वो बार बार उस शख्स पर ही हमला कर रहा था। वह शख्स रोते हुए हाथ जोड़कर उन दोनों मियाँ बीवी के कदमों में गिरकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। यह शख्स दोनों मियाँ बीवी के हमसाये में रहता था, शादीशुदा था, मगर अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता था। अपने मुंह से बोलकर वो बताने लगा कि यह रिछ बेकसूर है, बेगुनाह है। इसने इस खातून की इज्जत पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ। मैंने इस औरत की इज्जत पर हमला किया और ये रिछ मुझे ऐसा करते हुए देख चुका था। हकीकत जानकर तो उस खातून के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि जिस कदर वो हसीन थी कई औबाश लड़के उसके पीछे पड़े थे, मगर वो अपने चोर की वफादार थी। ये शख्स कितनी ही मर्तबा जो मैंने अंदाज में यह बावर करवा चुका था कि वह उसके लिए मर मिटने को तैयार है, मगर उस औरत ने ध्यान न दिया था। वह घर के काम काज करती तो दीवार से झांककर वो लड़का उसे देखा करता, इसलिए उसने उस लड़के को खूब जलील किया और मुकम्मल पर्दे में रहने लगी। कहाँ खबर थी कि यह शख्स इस हद तक भी गिर सकता है। जब कड़ी से कड़ी मिलाई गई और सभी बातों पर गौर किया गया तो यह बात सामने आ चुकी थी कि जानवर बेजुबान गलत नजर नहीं रखता था, बल्कि वो तो बताना चाहता था कि इस घर में उन पर कोई नजर रख रहा है और गुनाह का अर्तकबार करके सारे इल्जाम इस रिछ पर लगवा रहा है। हाँ इस राज जब वह शख्स उस खातून की इज्जत लूट रहा था तो अंधेरे में रिछ ने उस शख्स पर हमला किया। वो तो भाग खड़ा हुआ, मगर उसका नाहन उस खातून की गाल पर लग चुका था। हर कोई उस शख्स को मलामत करने लगा जो इंसान होकर हैवान बन चुका था, जबकि एक हैवान दरिंदा सख्त होने के बावजूद वफादार था। सुल्तान उस रात जब बेस बदल कर गए थे तो वहां अंधेरे में एक शख्स का होला महसूस किया था जो खिड़की से कमरे में झांक कर देख रहा था। उसी शख्स को देखकर रिछ बार बार जंजीरें पटकता खुद को छुड़वाता, मगर बेबस था। हकीकत सामने आ चुकी थी। सुल्तान ने उस शख्स को उसी रोज फांसी पर लटका दिया, मगर सुल्तान के हुक्म के तहत इस रिछ को जंगल में छोड़ दिया गया। वो खातून और उसका चोर सुल्तान को दुआएं देते वापस अपने शहर तकरीत के लिए रवाना हो गए।